हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन, आपके एसएसटी एजुकेटर। आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक विज्ञान में भूगोल यानी कि जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। और आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, यानी कि मात्र 1 घंटे के वीडियो में आपको पूरे चैप्टर का रिवीजन प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आज के इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड यानी कि 5 स्टेट बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी जरूरत है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर लिंक दी है। सारी चीजें, सारी जानकारी के साथ आपको मिल जाएंगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन, इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। ऑलराइट, सभी रेडी हैं? तो आ जाओ जल्दी से, इसका फटाफट से हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो जैसा कि चैप्टर का टाइटल है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, भारत में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। तो प्राकृतिक वनस्पति वो होती है जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, प्रकृति स्वयं उसे उत्पादित करती है। वनस्पति के कितने प्रकार होते हैं, भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर, तो यहाँ पर हम देखें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जिसे हम सदाबहार वन कहते हैं, जो साल भर फलते फूलते हैं। दूसरा प्रकार है वनों का उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला प्रकार है कटीले वन या झाड़ियों का। चौथा है पर्वतीय वन और 5वां है मैंग्रोव वन। यानी कि भारत में 5 प्रकार के वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ऑलराइट, अब चैप्टर का पूरा टाइटल क्या है? प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक, तो अगला टॉपिक होगा इसमें वन्य प्राणियों के बारे में, कि किस प्रकार के वनों में कौन कौन से वन्य प्राणियों की कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं। क्या कुछ वन्य प्राणियों की प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं या विलुप्त हो चुकी हैं, यानी कि या तो खो ही गई हैं इस दुनिया से या खोने वाली हैं, अर्थात जिनकी संख्या बहुत ही कम बची हो। तो इनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इनके बचाव के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। ऑलराइट, तो भाई जल्दी से चेक करके बताओ कि सबने बराबरी से लाइक शेयर किया है कि नहीं किया है। अगर अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, कि आखिर प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। चलिए समझते हैं इसको। तो वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो जाता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति या अक्षत वनस्पति कहते हैं। यानी कि जो कभी नष्ट नहीं होती, प्रकृति ने स्वयं आपको दी है। तो प्राकृतिक वनस्पति की अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो जाता है, नेचुरली प्रोड्यूस होता है, और लंबे समय तक उस पर मानवों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि मानवों से उस वनस्पति को नुकसान हो, लंबे समय तक। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति कहलाती। लेकिन अगर उस प्राकृतिक वनस्पति का हम गलत तरीके से प्रयोग करते हैं, वनों की अंधाधुंध कटाई करते हैं, तब तो असर उस पर पड़ेगा। ठीक, अब इसमें भी हम 2 प्रकार की वनस्पतियों को समझेंगे। पहला प्रकार क्या है? पहला है देशज वनस्पति।
देशज वनस्पति किसे कहा जाता है? वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं। समझ में आ रही बात? वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे क्या कहा जाता है? देशज, यानी कि जो भारत में ही मूल रूप से पैदा हुई, जिसकी जड़ भारत में ही है। ठीक है, और इसके विपरीत होती है विदेशज वनस्पति। विदेशज वनस्पति किसे कहते हैं? कि जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज वनस्पति कहा जाता है। भारत में तो पैदा हो रही है लेकिन उनका मूल स्थान कहाँ है? कोई दूसरा देश, विदेश। विदेशों से उन वनस्पति को, उन पौधों को भारत लाया गया, फिर भारत में उनको उगाया गया। ठीक है, जैसे कि हम बात करें जो बेसिक सी चीजें हैं, बेसिक सब्जी है आलू टमाटर। आलू और टमाटर दोनों भारत की नहीं है। जी हाँ, आपको सुनकर अचंभा तो जरूर हो रहा होगा कि आलू टमाटर बेसिक सब्जी है भाई, हमारे यहाँ रोज बनती है, रोज किसी ना किसी चीज में आलू और टमाटर का यूज होता ही, और वो भारत की नहीं है। ये बात तो पहली बात सुनी। तो ये दोनों चीजें भारत की नहीं है, काजू भी भारत का नहीं है। ऐसी और भी कई सारी फसलें हैं जो मूल रूप से भारत की नहीं है। भारत वो फसलें आई, जब लोग आए दूसरे देशों के तो भारत के लोग भी उन फसलों से परिचित हुए। भारत में विदेशियों ने उन फसलों के पौधे रोपे और हम भी फिर उनका यूज करने लगे। और कई सारी फसलें ऐसी भी हैं जो हमारे यहाँ होती हैं, जिसे हम देशज वनस्पति कहते हैं, फिर वो दूसरे देश गई तो वहां उनका उत्पादन होने लगा। क्लियर? पर हैं क्या ये? दोनों ही प्राकृतिक वनस्पति हैं। ऑलराइट, तो भाई देखो, यहां से अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है और कितने प्रकार की होती है, मतलब प्राकृतिक वनस्पति, वैसे तो हम बात करें तो 5 प्रकार के वन होते हैं, लेकिन जब प्राकृतिक वनस्पति, सिर्फ प्राकृतिक वनस्पति के बारे में आपसे पूछा जाए, अगर अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाए तो सिर्फ इतना आंसर आप लिख देंगे, और अगर आपसे लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जाए तो आप इतना पूरा आंसर भी इसमें लिख सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो इस कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में आपको हर एक चीज बताई जाएगी, जो भी टॉपिक आएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं और हर एक क्वेश्चन को कैसे डील करना है, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। बस बने रहना है, जुड़े रहना है, लाइक और शेयर करते रहना है। ऑलराइट, चलिए अब हम जानेंगे वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता। ठीक है, आखिर पूरी दुनिया में वनस्पति और वन्य प्राणियों में विविधता क्यों पाई जाती है? विविधता यानी कि डाइवर्सिटी, इसका क्या मतलब होता है कि भाई इतने प्रकार की वनस्पति और इतने प्रकार के जीव जंतु, जानवर, वन्य प्राणी क्यों पाए जाते हैं? तो वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता के कई सारे कारण हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? पहला है आपका भूभाग। ठीक है, कि कहां पर किस प्रकार का भूभाग है। जैसे कि हम बात करें भारत की, भारत के भूभाग को अलग अलग क्षेत्रों में उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? तो सबसे पहले हम बात करें जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय भाग। पर्वतीय भाग में क्या शामिल है भाई? हिमालय शामिल है। उसके बाद क्या है आपका? भूभाग की हम चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद आपको मिल जाएगा उत्तरी मैदान, फिर आपको मिल जाएगा मरुस्थल, फिर क्या मिल जाएगा? फिर मिल जाएगा आपको प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार के बाद आपको क्या मिलेगा? बताओ भाई जल्दी से, जल्दी से। तटीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तटीय क्षेत्र, और 2 प्रकार के आपको क्या मिलने वाले हैं? द्वीप समूह। द्वीप समूह कौन कौन से हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। द्वीप समूह में आपको मिलेंगे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार। तो ये जो 6 प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र हैं, 6 प्रकार के भूभागों में भारत को उनके भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर बांटा गया है, उसके आधार पर भी अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में अलग प्रकार की, उत्तरी मैदान, मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय क्षेत्र, द्वीप समूह में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। आगे इस चैप्टर में आपको यह भी बताया जाएगा कि
किन भागों में किस किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जब भूभागों में ही विविधता होगी, ठीक है, भारत के फिजिकल फीचर्स में ही आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, तो वनस्पति और जीव जंतुओं में तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक, मृदा यानी कि मिट्टी, अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की मिट्टी में अलग अलग प्रकार की वनस्पति उगती है। तापमान यानी कि टेम्परेचर, अलग अलग जगह का टेम्परेचर अलग अलग होता है। कहीं पर 55 डिग्री सेल्सियस चला जाता है तो कहीं पर माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है। बहुत ठंडक भी होती है, बहुत गर्मी भी होती है। तो ठंड, गर्मी, बारिश के आधार पर भी अलग अलग प्रकार की बारिश होती है। सूर्य का प्रकाश, कहीं पर सूर्य का प्रकाश वर्ष भर रहता है, बहुत तेज रहता है, कहीं पर वर्ष भर नहीं रहता, बहुत कम रहता है, धीमा रहता है। तो उसके आधार पर भी अलग अलग प्रकार की वनस्पति उत्पादित होती है। वर्षण, कम या ज्यादा वर्षा के आधार पर भी अलग अलग प्रकार की जो है वनस्पति पाई जाती है। जैसे कि हम बात करें रेगिस्तानी एरिया की, मरुस्थल की, जहां रेतीली मिट्टी होती है और साथ ही साथ वहां पर बारिश बहुत कम मात्रा में होती है, वहां पर उस तरीके की वनस्पति पाई जाती है। क्लियर। अब हम जैसे इधर की बात करें, मेघालय की बात करें, तो वहां तो वर्ष भर वर्षा होती है। कहां पर? मासिमराम, चेरापूंजी साइड वर्ष भर वर्षा होती है। सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है वो पूरे विश्व में। तो वर्षा के वितरण के आधार पर, यानी कि बारिश में भी डाइवर्सिटी दिखाई दे रही है, कहीं पर कम हो रही है, कहीं पर मीडियम लेवल की हो रही है, कहीं पर बहुत ज्यादा हो रही है। तो उसके आधार पर भी अलग अलग प्रकार की वनस्पति होती है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु होते हैं, जहां जिस प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु सरवाइव कर पाए। क्लियर। तो ये बात भी पता चल गई। यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के क्या क्या कारण हैं। ऑलराइट, ये कहानी भी हुई। उसके बाद हम बात करेंगे भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। ठीक है, भारत में कितने प्रकार की कौन सी प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? तो देखें, पहला क्या है कि हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देश में से एक है। विश्व के जो 12 प्रमुख जैव विविधता वाले देशों की सूची है, उन देशों की लिस्ट है, उन कंट्रीज की लिस्ट है, उसमें भारत का नाम भी आता है। अब देखें भाई, भारत में क्या क्या पाया जाता है डाइवर्सिटी के मामले में। भारत की हम बात करें, बायोडाइवर्सिटी के मामले में या जैव विविधता के मामले में भारत की बात करें, तो लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया में कितने स्थान पर है? 4थे स्थान पर। जी हाँ, 47,000 अलग अलग जातियों के पौधे भारत में पाए जाते हैं। सिर्फ 47,000 पौधों की बात नहीं हो रही है, 47,000 अलग अलग जातियों के पौधे पाए जाते हैं। उसके कारण हमारा भारत देश पूरे वर्ल्ड में 10वें स्थान पर है और एशिया में, एशिया महाद्वीप में हम कहाँ रहते हैं? एशिया में, एशिया महाद्वीप में 4थे स्थान पर है। आगे हमें बताया गया है कि भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। भारत में कितने प्रकार के हमें फूल देखने को मिलते हैं? 15,000 प्रजातियों के फूलों के पौधे देखने को मिलते हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। क्लियर। इस देश में, यानी कि भारत देश में, बहुत से बिना फूलों के पौधे भी हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल तथा कवक भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे तथा समुद्री पानी में भी पाई जाती हैं। इस प्रकार से हमें फल, फूल, सब्जियां, दूसरे पेड़, कोई भी मतलब प्राकृतिक वनस्पति है और वन्य प्राणी, हर एक चीज में डाइवर्सिटी दिखाई देती है। क्लियर है कहानी? चला जाए आगे। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 टॉपिक इसके पढ़े हैं। पहला पढ़ा है प्राकृतिक वनस्पति, जिसमें शामिल है देशज और विदेशी वनस्पति। उसके बाद हमने चर्चा करी थी भारत में ये जो अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है प्राकृतिक रूप से, उसके क्या कारण हैं। तो उसके कारणों में हमने जाना था वर्षा, तापमान, जलवायु, भूभाग, काफी सारे फैक्टर्स थे। उसके बाद हमने क्या जाना कि भारत में प्राकृतिक वनस्पति किस किस प्रकार से पाई जाती है, किस तरीके की डाइवर्सिटी हमें देखने को
मिलती है। ऑलराइट, क्लियर कहानी। चलिए चलते हैं आगे। चलिए अब हम जानेंगे वनस्पति के प्रकारों के बारे में कि भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और कितने प्रकार के प्राकृतिक वन हमें देखने को मिलते हैं। तो भारत की प्राकृतिक वनस्पति को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। यह बात याद रखनी है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की प्राकृतिक वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है। क्या बता देंगे आप? 5। ठीक है, 5 एक ऐसा डिजिट है जिसको याद रखना बहुत आसान होता है। ठीक, अब वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं उनके नाम भी आपको याद होना चाहिए। सीक्वेंस में अपन सारे नाम याद करेंगे तो सारे नाम याद हो जाएंगे। ऑलराइट, चलिए तो पहला और दूसरा नाम लगभग एक सा है, सिर्फ नाम एक सा है, काम एक सा नहीं है। ठीक है, तो पहला क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जिसको सदाबहार वन भी कहते हैं। क्या कहा गया है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जहां पर हमेशा बारिश होती रहती है, जो वृक्ष हमेशा फलते फूलते रहते हैं, सदा उनमें बहार रहती है, ऐसे वनों को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन या सदाबहार वन। दूसरे क्या है? दूसरे प्रकार के क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पहला प्रकार क्या है? वर्षावन। दूसरा क्या है? पर्णपाती वन। पर्ण मतलब पत्ते, ठीक, और पाती मतलब गिरना। वे वृक्ष या वे वन जो अपने पत्तों को कुछ समय के लिए गिरा देते हैं। तीसरा प्रकार है कटीले वन या झाड़ियां। ठीक है, चौथा प्रकार क्या है? चौथा प्रकार है पर्वतीय वन, जो ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। तो भारत में सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? हिमालय पर्वत, वहीं पर पाए जाएंगे। फिर पांचवा कौन सा है? पांचवा है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं या दलदली भूमि में पाए जाते हैं। और ये वन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ये वन मिलेंगे आपको पश्चिम बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में। कहाँ मिलेंगे? पश्चिम बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन, जहां पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। ऑलराइट, और मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति की जो जड़ें होती हैं, जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें होती हैं, वो हमेशा पानी में डूबी रहती हैं। ऑलराइट, तो ये हो गए हमारे वनस्पति के 5 प्रकार। उसके बाद देखें, सबसे पहले हम पहले प्रकार के बारे में जानेंगे। इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहां से सीधा सवाल आपसे बन सकता है। 5 प्रकार के जो वन हैं उनसे 5 सवाल बन सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों या सदाबहार वनों के बारे में बताइए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में बताइए, या किसी भी प्रकार के वनों के बारे में बताइए। ठीक है, वो आपको लिखना होगा। कैसे लिखना है, कौन कौन सी बातें आती हैं, वो सब देख लेते हैं। देखो भाई, यह है आपकी रिवीजन क्लास, चैप्टर की रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास में सब कुछ बताया जाएगा। टॉपिक के साथ साथ ये भी मैं आपको बताते जा रही हूं कि कहां से किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, कहां से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, कहां से अति लघुत्री, कहां से लघुत्री और कहां से दीर्घोत्तरी। तो भाई सबको बुला लो शेयर कर करके कि रिवीजन क्लास चल रही है जिसमें सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं। एक ही क्लास में सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो भाई बुला लो सबको। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जिन्हें हम सदाबहार वनों के नाम से भी जानते हैं। तो देखें पहला पॉइंट क्या है इसमें, पहला पॉइंट क्या है इसमें, ये वन पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा असम के ऊपरी भाग और तमिलनाडु के तट तक पाए जाते हैं। कहां कहां? पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। कहां है पश्चिमी घाट? तो सबसे पहले तो भैया नक्शा बना लो अपनी अपनी कॉपी में। जियोग्राफी की क्लास है, बिना पेन कॉपी के नहीं बैठना है। ठीक है, क्योंकि हर एक क्लास में मैं आपसे मैप बनवाती हूं कि भाई साहब कॉपी पेन निकालो, मैप बनाओ। मैप में पॉइंट टू पॉइंट अपन बात करेंगे। ठीक है, उत्तर दिशा हो गई, ये हो गई आपकी पश्चिम दिशा, ये हो गई आपकी दक्षिण दिशा, और ये हो गई आपकी पूर्व दिशा। ऑलराइट, अब देखो भाई पश्चिमी घाट आपको कहां मिलने वाला है? पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। तो पश्चिमी घाट पश्चिम दिशा में मिलेगा ना,
भारत का नक्शा आपको दिख रहा है, शुरू से लेके हम इसको पढ़ते आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 से इसको पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, भारत के आकार एवं स्थिति में हमने इस मैप को पढ़ा था। और उसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 था आपका फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत के भौगोलिक प्रदेश, उसके बारे में भी उस चैप्टर में भी हमने मैप को पढ़ा था। ठीक है, सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको समझाई थी। तो देखो भाई, देखो देखो देखो, पश्चिमी घाट ये मिला आपको। पश्चिमी घाट जो हरे रंग वाला क्षेत्र है, ग्रीन कलर वाला एरिया है, वो कैसा है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का है। तो ये मिल गया हमें क्या? पश्चिमी घाट। उसके बाद हमें क्या बताया? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये है आपका लक्षद्वीप और ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला क्षेत्र। ठीक, और उसके बाद असम के ऊपरी भाग, ये देखो भैया असम का जो ऊपरी भाग है इधर भी हमें मिल गया। और तमिलनाडु के तट, तमिलनाडु के तट और साथ ही साथ यहाँ पर उड़ीसा के क्षेत्र में भी आपको क्या मिलेगी? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। तो भाई फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में तो आपको पता है, भारत के 6 भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में तो पता है ना। भारत एक ऐसा देश है जहां पर दुनिया भर की सब तरीके की भौगोलिक स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। पर्वत भी है, मैदान भी है, पठार भी है, द्वीप समूह भी है, मरुस्थल भी है, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, देखें कहां कहां कौन सा क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। तो देखो भैया, ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है भाई, ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। ये क्षेत्र देखो, ये क्षेत्र कौन सा है? हिमालय। हिमालय का पर्वतीय भाग है। ठीक है, हिमालय का पर्वतीय भाग या पर्वतीय क्षेत्र है। दूसरा भाग कौन सा है आपको? यहां पर कौन सा भाग देखने को मिलता है? मरुस्थल। मरुस्थल भी मिल गया भाई। ठीक, उसके बाद क्या मिलेगा? उसके बाद क्या मिलेगा आपको? ये जो भाग है यहां से यहां तक का, ये जो भाग है ये क्या है? ये है आपका उत्तरी मैदान। ये कौन सा भाग है? ये भाग है आपका उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान मिल गया। अब क्या है भाई? उसके नीचे मिल जाएगा आपको प्रायद्वीपीय पठार। ये क्षेत्र जो दिख रहा है वो क्या है? वो है आपका प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद तटीय मैदान आपको मिलेंगे। तटीय मैदान, ठीक, ये है तटीय मैदान। पश्चिम की तरफ है ये, तो इसे हम कहेंगे पश्चिम तटीय मैदान। और इस तरफ वाला जो भाग है, इस तरफ वाला जो भाग है ये वाला, इसको हम कहेंगे पूर्वीय तटीय मैदान, क्योंकि यहां पर तीनों तरफ से ये क्षेत्र किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो पानी का जो किनारा है उसको तट कहेंगे ना, और वहां पर जो मैदान पाए जाएंगे उसको तटीय मैदान कहेंगे। उसके बाद ये रहे हमारे द्वीप समूह। ठीक है, ये 2 द्वीप समूह रहे। इस तरफ है हमारा लक्षद्वीप और पूर्व की तरफ जब हम जाएंगे तो हमें मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर है कहानी? समझ में आई बात? तो भारत के भौगोलिक प्रदेश 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो गए पूरे 6। अब याद रहेंगे, ये चैप्टर नंबर 2 की कहानी है। आप देख रहे हो कि सीक्वेंस में आपके एनसीईआरटी में चैप्टर्स हैं कि पहले से आप एक एक चीज सीखते जाओ, ताकि जब लास्ट चैप्टर तक आप पहुंचो तो फर्स्ट चैप्टर के साथ बाकी के चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट करते हो। ठीक है, क्लियर कहानी? अब देखो, स्थिति तो हमने देख ली उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की या उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की। अब देखो भाई, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। कहां? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहां ये इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन। नाम ही इसका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, और उसके साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु भी पाई जाती है। ऑलराइट, इन वनों में 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले पेड़ पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर इन वनों में जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनकी ऊंचाई कितनी होती है? 60 मीटर या उससे अधिक की भी ऊंचाई वृक्षों की देखने को मिलती है। क्लियर?
तो हमने क्या क्या पढ़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, कि उनकी लोकेशन पढ़ी, स्थिति पढ़ी कि कहां कहां पाए जाते हैं, उसके बाद बारिश की मात्रा कितनी होती है, कितने सेंटीमीटर बारिश होती है, ठीक है, फिर किस तरीके की जलवायु या ऋतु या मौसम होता है, और इन वनों में पाए जाने वाले पेड़ों की ऊंचाई कितनी होती है। 3 बातें सीखी, ठीक है, क्लियर है। आपको याद क्या रखना है, की पॉइंट्स याद रखने हैं, बस उसको आप एलैबोरेट कर दोगे और आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखें अगली विशेषता क्या है। चूंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, इसलिए यहां हर प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। गर्म क्षेत्र भी रहता है ये और आर्द्र क्षेत्र भी रहता है। आर्द्र यानी कि नमी वाला क्षेत्र, क्योंकि वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। तो जैसे हर प्रकार की वनस्पति क्या क्या होती है, जैसे कि पेड़, झाड़ियां, लताएं, और इन वनों के वृक्षों में पतझड़ होने का कोई समय निश्चित नहीं होता। यानी पतझड़ क्या होता है, पत्ते गिर जाना, पत्तों का झड़ जाना, ठीक है। तो यह वन पूरे साल हरे भरे रहते हैं, इसीलिए तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सदाबहार वन कहते हैं। ठीक, फिर क्या है, इन वनों में व्यापारिक महत्व के वृक्ष भी पाए जाते हैं, जैसे आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना। अब कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, उन वृक्षों के नाम भी लिख देना है। ठीक, एक पॉइंट और बन जाएगा। अब इस चैप्टर में हम प्राकृतिक वनस्पति के साथ साथ वन्य प्राणियों को भी पढ़ रहे हैं, तो क्या बताना है, उन वन्य प्राणियों के नाम भी बता दो, क्योंकि हर प्रकार का वन्य प्राणी, हर प्रकार का जंगली जानवर हर प्रकार के वन में नहीं रहता। उनके रहने का भी अपना अलग अलग स्थान होता है, जो उनके शरीर के अनुकूल होता है, जहाँ की जलवायु उनकी बॉडी के अनुकूल हो, जहाँ वो सरवाइव कर पाए और जो चीज़ वो खाते हो वो चीज़ उन वनों में उपलब्ध हो, तो वहाँ उस प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। तो इन वनों में, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वनों में पाए जाने वाले जानवरों की अगर हम चर्चा करें तो वो है हाथी, बंदर, लंगूर, एक सींग वाला गैंडा, लैमूर और हिरण। ठीक, इस प्रकार के वन्य प्राणी इसमें पाए जाते हैं। अब हम दूसरे प्रकार की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रकार क्या है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन, पर्णपाती का मतलब क्या है, यहां पर पर्णपाती जो अपने पत्ते गिरा देते हैं। पर्ण मतलब पत्ते, पाती मतलब गिरा देना। तो ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है। ठीक, आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं। ठीक है, क्या पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। कौन सा वन, मानसूनी वन भी कहा जाता है। मानसूनी वन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब मानसून आता है ना तो इनके पेड़ों पर पत्ते फिर से खिल जाते हैं। ठीक है, और ये वन वहां पाए जाते हैं जहां 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। वर्षा की कितनी जरूरत होती है इनको, 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच बारिश होनी चाहिए। इन वनों में पेड़ शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 हफ्तों के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जब शुष्क ग्रीष्म ऋतु आती है तो ये वृक्ष 6 से 8 हफ्तों के लिए, 6 से 8 हफ्ते मतलब लगभग 2 महीने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और जब मानसून आता है, बारिश होती है, तो इन वृक्षों पर फिर से पत्ते आ जाते हैं मानसून के आने पर, इसीलिए इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ऑलराइट, अब इन वनों को भी 2 भागों में बांटा गया है। किसको, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को। कौन कौन से वो 2 भाग हैं, तो पहला तो है आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। तो चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। देखें, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आर्द्र पर्णपाती वनों के बारे में। आर्द्र पर्णपाती वन क्या होते हैं,
तो सबसे पहली बात तो इसका मतलब समझ लो, आर्द्र मतलब कि नम, जो जमीन थोड़ी सी गीली हो, जहां का मौसम थोड़ा सा नम हो, आर्द्र हो, एकदम शुष्क ना हो, गर्मी वाला ना हो, ठीक है। तो ये वन ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। आर्द्र पर्णपाती वन, ओवरऑल अगर हम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की बात करें तो उसके लिए 70 से 200 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है। फिर उसी में इसकी पहली कैटेगरी, पहले प्रकार की बात करें तो आर्द्र पर्णपाती वन है, तो इनके लिए 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ये वन देश के उत्तर पूर्वी राज्यों, अब यहां से हमें लोकेशन पता चलेगी कि कहां कहां पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों, ढूंढो भैया उत्तर पूर्वी राज्य कहां है। उत्तर पूर्वी राज्य यहां पर मिलेंगे आपको, ठीक, उत्तर पूर्वी राज्य। उसके बाद कहां मिलेंगे, हाँ जी, हिमालय के गिरिपद यानी कि हिमालय के निचले भाग में। ढूंढो भाई, हिमालय के निचले भाग, यह है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यह है भैया हिमालय का निचला भाग, ठीक। उसके बाद झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम घाट के पूर्वी ढाल पर पाए जाते हैं। तो देखो भाई, इस कलर को ध्यान से देखो, यहां से यहां तक मैं बाउंड्री बना रही हूं, उसको आप ध्यान से देखें, ठीक है। ये जो है इस पूरे क्षेत्र में पाए जाते हैं क्या, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन से, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्लियर, इस पूरे एरिया में, अब इन्हीं में से कुछ एरिया में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो कुछ एरिया में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्लियर, तो झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल पर पाए जाते हैं। अब व्यापारिक रूप से ऐसे कौन से पेड़ हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आर्द्र पर्णपाती वनों की कैटेगरी में आते हैं, ठीक। तो देखें, सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। अगर आपसे पूछा जाए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों का एक एग्जाम्पल बताइए, तो सागौन याद रखना है। सागौन बहुत जल्दी आपको याद हो जाता है। सागौन के वृक्ष की जो लकड़ी होती है बहुत मजबूत होती है और बहुत ही कीमती होती है। जो है आपकी क्या कहें, फर्नीचर बनाने के काम में आती है। सबसे मजबूत फर्नीचर इसका ही होता है। बांस, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत के पेड़ व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। व्यापारिक दृष्टि से अगर हम देखें तो, ठीक है। चलिए, अब इसका ही दूसरा प्रकार है शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन क्या होते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखें, शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर, कितनी से कितनी, 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। और ये वन उत्तर प्रदेश, बिहार और प्रायद्वीपीय पठार के वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहां कहां, उत्तर प्रदेश, बिहार और जो प्रायद्वीपीय पठार का बारिश वाला क्षेत्र है, वर्षा वाला क्षेत्र है, वहां पर इनकी लोकेशन होती है। अब शुष्क पर्णपाती वनों के मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं, तो सागौन, पीपल और नीम इसके प्रमुख पेड़ हैं। प्रमुख जानवर की बात करें कि इन वनों में कौन से प्रमुख जानवर रहते हैं, तो शेर, सिंह, सुअर, हिरण, हाथी, कछुआ और सांप, इस प्रकार के वन्य प्राणी यहां पर पाए जाते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे वनों के तीसरे प्रकार के बारे में। ऑलराइट, सभी रेडी हैं? 2 प्रकार हम जान चुके हैं, कौन कौन से, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जिन्हें हम सदाबहार वन भी कहते हैं, फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ऑलराइट, अब देखो, कटीले वन तथा झाड़ियां, ये है हमारे भारत की प्राकृतिक वनस्पति का तीसरा प्रकार। क्या है भाई, इसका मामला क्या है, देखो, तो जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, कितनी, 70 सेंटीमीटर से। देखो भाई, पेड़ों का फलना फूलना सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड करता है, बारिश पर। कहां,
कितनी मात्रा में बारिश हो रही है, वहां उस प्रकार की वनस्पति उगाई जाएगी। ऑलराइट, तो कटीले वन तथा झाड़ियों के लिए कितनी बारिश होती है? 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है और वहां कटीले वन तथा झाड़ियां पाए जाते हैं। अब भाई कहाँ मिलेगी ऐसी वनस्पति? बताओ बताओ बताओ। सबसे पहले तो दिशाएं बताओ। बनाओ जल्दी से मैप बनाओ अपनी कॉपी में, दिशाओं को मेंशन करो। भारत का नक्शा बनाना है भाई तेजी से, दिशाओं के साथ। क्लियर? आप लोग मैप की बात करते हो कि मैम मैप सिखाओ, तो भाई आपको पूरे चैप्टर में मैं मैप सिखाती हूँ। जो भी टॉपिक आता है बहुत अच्छे से, इत्मीनान से, आराम से मैप सिखाया जाता है और आपसे गुजारिश करी जाती है हर बार कि भाई साहब कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है, और मैप बनाओ। मेरे साथ मैप की प्रैक्टिस करो। जहां मैं पॉइंट कर रही हूं वहीं पर आप भी पॉइंट करो, वहीं भी उस लोकेशन को आप खुद दिखाओ। ऐसे ही तो मैप की प्रैक्टिस होगी। बाकी एक वीडियो भी आपको मैप का मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप जाके ढूंढेंगे, ठीक है, तो भी मिल जाएगा। और अगर प्लेलिस्ट में अगर ढूंढते ढूंढते आप परेशान हो जाओ, आसानी से ना मिले, तो सबसे आसान उपाय है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर 9th क्लास जियोग्राफी मैप करके आप डालेंगे, सोशल साइंस संचिता मैम, ऐसे तो आपको वैसे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहां कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती हैं। चलो भाई, तो हाँ, हम दिशाओं पे थे। उत्तर ठीक है, हो गई है। ये हो गई आपकी पूर्व दिशा, ये हो गई आपकी पश्चिम दिशा और ये हो गई आपकी दक्षिण दिशा। क्लियर? अब देखो, इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है। उत्तर पश्चिम भाग, यह है दिशा उत्तर, यह है दिशा पश्चिम, तो उत्तर पश्चिमी भाग कौन सा होगा? उत्तर पश्चिमी भाग होगा अपना। ये सीधी सी बात है। ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, यहां पर आपको क्या मिलेंगे? उष्णकटिबंधीय कटीले वन। ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, देखना भाई ध्यान से, ये वाला जो पूरा आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है उत्तर पश्चिमी भाग, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ ये वाला भाग भी जो आप देख रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार में, जो थोड़ा सा बीच का भाग है, जिसमें अब देखें उत्तर पश्चिमी भाग में गुजरात राजस्थान आ जाएंगे, ठीक है भैया। इधर आपको गुजरात और राजस्थान दोनों देखने को मिल जाएंगे इतने क्षेत्र में, ठीक। फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कुछ भाग आपको यहां पर मिल जाएगा और हरियाणा का भाग आपको यहां पर मिल जाएगा और कुछ भाग आपको उत्तर प्रदेश का यहां पर भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये क्षेत्र उष्णकटिबंधीय कटीले वनों के लिए जाने जाते हैं। ऑलराइट, तो लोकेशन मालूम हो गई, लोकेशन क्लियर हो गई, क्या कहते हो? लोकेशन क्लियर है? चले आगे, चला जाएंगे। चलिए, तो अब देखो भाई, किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो अकाशिया, खजूर, नांगफनी, कौन कौन से? अकाशिया, खजूर, नांगफनी यहाँ की प्रमुख पादप प्रजातियां हैं। इनके लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। आप देख रहे हो राजस्थान गुजरात का क्षेत्र, ये जो है मरुस्थलीय क्षेत्र है, 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश यहाँ पर होती है, ठीक है। तो अकाशिया, खजूर, नागफनी यहाँ की प्रमुख पादप प्रजातियां हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं, इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में फैली हुई होती हैं। जी हाँ, क्योंकि इस क्षेत्र में पानी नहीं पाया जाता। अब पौधों के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, मतलब व्यक्ति का कोई भी प्राणी हो, सजीव चीज हो, पेड़ भी तो सजीव है, उनमें भी तो जीवन है, तब तो वो ऊपर बढ़ रहे हैं, उनकी जड़ें नीचे बढ़ रही है, पेड़ ऊपर बढ़ रहा है, अपने आप ही बढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो हर एक प्राणी के लिए, हर एक वनस्पति के लिए पानी की आवश्यकता तो होती है। तो उनकी जड़ें मरुस्थलीय एरिया में जमीन में पानी की तलाश में फैलती हुई जाती है कि कहीं तो पानी मिलेगा, ठीक है। तो अकाशिया, खजूर, नागफनी यहाँ की प्रमुख पादप प्रजातियां हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं, इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में फैली हुई होती हैं। क्लियर हो रही है कहानी? क्लियर? चलिए, तो ये बात हो गई अपनी।
अब देखें, पत्तियों का आकार काफी छोटा होता है। जो कटीले वन तथा झाड़ियों की कैटेगरी में वृक्ष आते हैं उनका आकार, पत्तियों का आकार काफी छोटा होता है। ये देखें आप, ये जो है ये पत्तियां आपको कितनी बारीक दिखाई दे रही हैं, कितनी छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं। देखो भाई, बहुत छोटी छोटी पत्तियां दिखाई दे रही हैं इनकी, बहुत बारीक, बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं। ये भी देखो एकदम छोटे छोटे पत्ते होते हैं। ये हो गए आपके कटीले वृक्ष, नागफनी जैसे, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये देखो भाई, ये जो वृक्ष हैं हर एक की पत्ती छोटी छोटी है और कुछ वृक्ष आपको कांटेदार दिखाई दे रहे हैं। नागफनी जिसे हम कैक्टस कहते हैं, ये कहाँ होती है? मरुस्थलीय इलाके में ही होती है। ये पूरा इलाका यहाँ से यहाँ तक किस प्रकार का दिखाई दे रहा है? रेतीला मैदान दिखाई दे रहा है, रेगिस्तान का मैदान दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो याद रहेंगी बातें। 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। आकाशिया, खजूर, नागफनी जैसे कटीले वन पाए जाते हैं। इनकी जड़ें पानी की तलाश में काफी गहराई तक फैली हुई होती हैं। इनकी पत्तियों का आकार काफी छोटा होता है। ठीक, लोकेशन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यहाँ हमने इसकी लोकेशन देख ली। ठीक है, अब किस प्रकार के वन्य प्राणी पाए जाते हैं इन वनों में? तो कटीले वन तथा झाड़ियों वाले जंगल में चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, शेर, जंगली गधा, घोड़ा, ऊंट, ये सब पाए जाते हैं। क्लियर? तो कटीले वन तथा झाड़ियां कितने प्रकार हो गए वनों के? कितने प्रकार हो चुके? 3 प्रकार हो चुके हैं। पहला था उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जिन्हें हम सदाबहार वन भी कहते हैं। दूसरा हुआ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसको 2 भागों में बांटा गया, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। और तीसरा प्रकार हुआ कटीले वन तथा झाड़ियों का। चलिए चलते हैं आगे। अब देखें, चौथा प्रकार है माउंटेन फॉरेस्ट, यानी कि पर्वतीय वन। पर्वतीय वन, चलो भाई मैप में आ जाओ भाई। देखो भाई, पर्वतीय वन, पर्वतीय वन, कुछ अलग सा कलर लिया जाए क्या? पर्वतीय वन में देखो भाई, ये वाला क्षेत्र आपको देखना है। अब दिखाई दे रहा है भाई पर्वतीय वन। पर्वतीय भाग कौन सा है भारत में? जल्दी से कमेंट करके बताओ, ये भाग कौन सा है? हिमालय का पर्वतीय भाग है ना? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है और उनके नाम क्या क्या हैं। तेजी से कमेंट आना चाहिए। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है और उनके नाम क्या क्या हैं? बताओ भाई जल्दी से, तेजी से काम करना है। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम क्या क्या हैं? 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर क्या है? महान हिमालय या बृहद हिमालय, या जिसे हम ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। ठीक, क्लियर है? फिर उसके नीचे क्या है? उसके नीचे क्या है? उसके नीचे क्या मिलेगा आपको? ये तो हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक का भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये महान या ग्रेट हिमालय है। फिर बीच का भाग जो है आपको मिलेगा मध्य हिमालय, या जिसे हम लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और सबसे नीचे मिलेंगी आपको शिवालिक रेंज। क्लियर? तो 3 भागों में बांटा गया है। अब हम इसको ऊंचाई के साथ समझेंगे। ऊंचाई के साथ कैसे? जो 3 भागों को अलग अलग ऊंचाई के आधार पर बांटा गया है, तो अलग अलग ऊंचाई पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है भारत के पर्वतीय भाग में, पर्वतीय वनों में। तो देखें, पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई में परिवर्तन के साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर पाया जाता है। सबसे पहली बात क्या कही गई? पर्वतीय वनों में तापमान की कमी। पर्वत ऊंचे होते हैं, जिस तरीके से हम ऊपर की ओर जाते जाएंगे, हाइट बढ़ती जाएगी, तापमान में कमी आती जाएगी, यानी टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, हाइट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे टेम्परेचर गिरता जाएगा। ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी और ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर पाया जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले
ओक तथा चेस्टनट जैसे पेड़ पाए जाते हैं। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट क्या है, अगली ऊंचाई क्या है, 1500 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच। अभी हमने 1000 से 2000 की मीटर तक की ऊंचाई की बात करी है कि 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे पेड़ पाए जाते हैं। और जब हम और ऊपर जाएंगे, 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे, तो उस ऊंचाई के बीच 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में शंकुधारी पेड़ जैसे चीड़, देवदार और सिल्वर फर पाए जाते हैं। अब शंकुधारी पेड़ कैसे होते हैं भाई, मैथ में शंकु के बारे में तो आपने पढ़ा होगा ना। शंकु की आकृति ऐसी होती है, कुछ इस तरीके की होती है। ठीक, तो पेड़ कैसे होंगे इस एरिया में, पेड़ किस प्रकार के होंगे, देखना भाई ध्यान से। वृक्ष जो है आपको कुछ इस तरीके के मिलेंगे। शंकुधारी पेड़ आपको मिलेंगे कहां, 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच। और उन वृक्षों के नाम क्या होंगे, किस प्रकार के वृक्ष पाए जाएंगे, जैसे कि चीड़, देवदार, सिल्वर फर पाए जाते हैं। ऑलराइट, क्लियर है कहानी, क्या कहते हो। यह है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, और पर्वतीय क्षेत्र को भी हिमालय के 3 भागों में बांटा गया है, जहां पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं, जहां तापमान की कमी होती है। ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है तापमान कम होता जाता है, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान में कम होगा, तो प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर पाया जाएगा, यानी कि अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति आपको देखने को मिलेगी। अगला पॉइंट है पर्वतीय वनों में कि ये वन हिमालय की दक्षिणी ढाल, दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भाग में पाए जाते हैं। पर्वतीय वन कहां पाए जाएंगे, अब उनकी लोकेशन बताई गई है कि हिमालय की दक्षिणी ढाल, दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत। देखो भैया, हिमालय की दक्षिणी ढाल, यह है भाई हिमालय की दक्षिणी ढाल, कुछ इस तरीके से आपको ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है। ठीक, ये हो गया भैया उत्तर पूर्वी भाग भी हो गया, क्लियर है। हिमालय का दक्षिणी क्षेत्र भी हमें मिल गया, ये वाला क्षेत्र भी मिल गया, क्लियर है कहानी। तो ये हो गई लोकेशन। अब थोड़ी और ऊंचाई पर जाएंगे, थोड़ा और ऊपर पर्वत पर चढ़ेंगे हम, और ऊपर हिमालय पर्वत पर चढ़ेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो 3600 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर जब हम पहुंचेंगे, कितना, 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन, कौन से, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय यानी कि जहां पर शीत भी होगी और हल्का सा उष्ण यानी कि गर्म मौसम भी होगा। तो 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में अल्पाइन वनस्पति कहां पाई जाती है, तो आप बता देंगे पर्वतीय भागों में 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ही आपको देखने को मिलेगी। अब कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च मुख्य पेड़ यहां पर पाए जाते हैं। जैसे जैसे हिम रेखा के पास पहुंचते हैं, हिम रेखा क्या है, अब बताओ भाई, हिम, सबसे पहले ये बताओ कि हिम क्या होता है, हिम किसे कहते हैं। कमेंट आना चाहिए भाई, हर एक सवाल का जवाब आना चाहिए, क्योंकि आपको पूरा कंसेप्ट रिवीजन के साथ बताया जा रहा है। चैप्टर में पूरा पढ़ा चुकी हूं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी करा दिए हैं, यानी कि एनसीईआरटी की जो आपकी किताब है, चैप्टर खत्म होने के बाद जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं बुक में, वो भी करा दिए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करा दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने करा दिए हैं। ठीक है, तो अब बता दो जल्दी से, हिम किसे कहते हैं भाई, हिम मतलब होता है भैया बर्फ, और हिमालय पर क्या है, बर्फ ही है। तो जैसे जैसे हम हिम रेखा के पास पहुंचते हैं, यानी कि जहां से बर्फबारी चालू हो जाती है हिमालय पर्वत पर, तो इन वृक्षों के आकार छोटे हो जाते हैं, यानी कि जहां पर बर्फीला एरिया आ जाता है ना, तो वृक्षों का आकार धीरे धीरे छोटा हो जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वृक्षों का आकार अब आपको छोटा देखने को मिलेगा, और अंत में ये झाड़ियों के रूप में
बाद में वे अल्पाइन घास के मैदानों में मिल जाते हैं। अब यहां पर आप देखना, यहां पर आप देखना, देखो भाई, देखो यहां पर अपन ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां पर आपको घास दिखाई दे रही है कुछ इस तरीके की, ठीक, घास दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है बात? तो ये क्या है? अल्पाइन घास के मैदान हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है यहां तक की कहानी? कितने प्रकार के वन हो चुके? कितने प्रकार के वन हो चुके हैं? 4 प्रकार के हो चुके हैं। कौन कौन से? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जिन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसके 2 प्रकार हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तीसरा प्रकार पड़ा कटीले वन तथा झाड़ियां, जो अधिकतर मरुस्थलीय भाग में आपको देखने को मिलेंगे, जहां 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। चौथा प्रकार हमने देखा पर्वतीय वनों का, जहां पर जैसे जैसे ऊंचाई पर हम जाते जाएंगे, हाइट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ठीक, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो ऊंचाई एवं तापमान में परिवर्तन के साथ साथ यहां पाई जाने वाली वनस्पति के प्रकार में भी अंतर आपको मिलेगा, पेड़ पौधों में अंतर मिलेगा। ऑलराइट, और हर एक ऊंचाई की भी हमने बात करी, 1000 से 2000, 1500 से 3000 और 3600 मीटर से ऊंचाई, 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई की भी हमने बात करी। ऑलराइट, चलिए अब 2 पॉइंट और है इसमें। अब देखना, 2 शब्द दिए हैं यहां पर, गुज्जर और बकरवाल। ये क्या है? ये खानाबदोश जनजातियां, चरवाही जनजातियां कहां पाई जाती हैं? कहां पाई जाती हैं? गुज्जर तथा बकरवाल कश्मीर में पाई जाती हैं। कश्मीर कहां है? हिमालय पर्वतमाला में ही स्थित है, पर्वतीय भाग में ही स्थित है, ठीक है। तो गुज्जर बकरवाल द्वारा इनका प्रयोग पशु चारण के लिए किया जाता है। जो अल्पाइन घास के मैदान देखने को मिल रहे हैं, वहां पर जो है चरवाहे जाते हैं, अपने पशुओं को ले जाते हैं और पशुओं के लिए खाना मिल जाता है, पशुओं के लिए खाना मिल जाता है और पशुओं से इनको आर्थिक लाभ मिलता है चरवाहों को। तो गुज्जर और बकरवाल क्या है? चरवाही जनजातियां हैं। क्लियर? अब इन वनों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो इन वनों में कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, हिमतेंदुआ, रीछ, लाल पांडा और बकरियां पाई जाती हैं। क्लियर? अब आपने देखा होगा कि जैसे 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 क्षेत्र परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे जानवरों के नाम भी आपको अलग अलग देखने को मिल रहे होंगे, यानी कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के जानवर रहते हैं। क्यों रहते हैं अलग अलग क्षेत्र में? क्योंकि वहां की जलवायु उनके लिए सुटेबल होती है। क्लियर? चलिए, अब आखिरी प्रकार है और 5वां प्रकार है, जो है मैंग्रोव वनों का। कौन सा? मैंग्रोव वन या मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। तटवर्ती क्षेत्र, ये देखो भाई, मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्र, मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्र, ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा हो, ये देखो भाई, ठीक है। चलिए, तो यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है जहां ज्वार भाटे आते हैं। अब ज्वार भाटा क्या होता है बताओ भाई? तटीय क्षेत्र से ज्वार भाटे को कनेक्ट करके बताओ, चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है। सोचो भाई, ज्वार भाटे कहां आएंगे? किन्हें कहते हैं ज्वार भाटा? तट कहां होगा? जहां समंदर होगा, जहां समुद्र होगा वहां तट होगा। और समुद्र में जब लहरें ऊपर उठती हैं तो समुद्र के पानी का लहरों द्वारा ऊपर तेजी से उठना, बहुत ऊंचाई तक उठना, उसे कहा जाता है ज्वार। और जब वो लहरें नीचे की तरफ आती हैं तो उसे कहा जाता है भाटा। और इन्हीं ज्वार भाटे के फलस्वरूप ऊर्जा का भी निर्माण होता है, जिसे हम ज्वारीय ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है, तो यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है जहां ज्वार भाटे आते हैं और वहां की ये महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है।
ठीक है। अब तट पर क्या होगा, मिट्टी और बालू इकट्ठी होती जाती है, नदियां अपने साथ, नदियां समंदर में आके मिलती हैं, ठीक है। समुद्र की लहरें जब तटों की तरफ आती हैं तो अपने साथ ढेर सारी रेत कंकड़ ये सारी चीजें बहाकर वो ले आती हैं और वहां पर रेत मिट्टी गाद जमा होती जाती है। मैंग्रोव वनस्पति एक प्रकार की वनस्पति है जिसके पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। अभी आपको इमेज दिखाई जाएगी। तो मैंग्रोव वनस्पति के प्रकार के जितने भी पौधे होते हैं उनकी जड़ें पानी में हमेशा डूबी हुई रहती हैं। फिर देखो, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई भाग में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कहां कहां? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई भाग में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। क्लियर है कहानी? ठीक है। तो मैंग्रोव वनस्पति के बारे में इतनी जानकारी क्लियर हुई। चलिए अब देखो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो ये वाला क्षेत्र भी आपको दिखाया था, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी पेड़ पाए जाते हैं। किस प्रकार के पेड़? सुंदरी पेड़ पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरी पेड़, कौन सा वन कहलाता है? वो पश्चिम बंगाल में, बताओ भाई, पश्चिम बंगाल में वो कौन सा वन कहलाता है? बताओ बताओ बताओ, आपको ही बताना है। सुंदर वन कहलाता है। कौन सा? सुंदर वन, जो मैंग्रोव वन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ऑलराइट। अब किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर? तो देखें, नारियल, ताड़, केवड़ा, अंगार के पेड़ भी पाए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि मैंग्रोव प्रकार की जो वनस्पति होती है, उसके जो वृक्ष होते हैं, उनकी जड़ें पानी में डूबी हुई होती हैं। देखो भाई, ये वृक्ष है, लेटा हुआ सा वृक्ष है, ये लेटा हुआ सा वृक्ष हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है। ठीक, अब इसकी जड़ें जो हैं देखो पानी में ही डूबी हैं, पानी में डूबी हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक। तो इस क्षेत्र का प्रसिद्ध जानवर कौन सा है? रॉयल बंगाल टाइगर। कौन सा है? रॉयल बंगाल टाइगर है। इसके अलावा मगरमच्छ, कछुए, घड़ियाल और सांप भी यहां पर पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई किसकी? मैंग्रोव वन की और मैंग्रोव वनों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की, जानवरों की। चलो भाई, अब हम बात करेंगे वन्य प्राणी की, क्योंकि चैप्टर का टाइटल है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। तो प्राकृतिक वनस्पति की तो चर्चा हम कर चुके हैं। अब क्या बचता है? अब बचे हमारे वन्य प्राणी। तो चलिए इनको समझते हैं। वन्य प्राणी का मतलब क्या है? वनों में रहने वाले प्राणी जिनका पूरा जीवन जंगलों पर ही आश्रित रहता है। और जो 5 प्रकार के प्राकृतिक वनों की हमने बात करी, भारत में पाए जाने वाले 5 प्रकार के वनों की हमने बात करी, उनमें हमने ये भी देखा, ये भी पढ़ा कि हर एक अलग अलग प्रकार के वनों में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं, अलग अलग प्रकार के वन्य प्राणी निवास करते हैं। चलिए समझते हैं उनके बारे में। तो उससे पहले जल्दी से चेक करके बता दो कि बराबर से लाइक शेयर आप सभी ने किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो तेजी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीजें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ऑलराइट। चलिए, वन्य प्राणी, वाइल्ड लाइफ की अब हम चर्चा करेंगे। तो देखें, भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर, क्या कहा गया है? भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे और समुद्री पानी में पाई जाती हैं। कितने प्रकार के जानवर? 90,000 जातियों के जानवर। ठीक है। विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे और समुद्री पानी में पाई जाती हैं। हमारे देश में 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं। 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं। इतने प्रकार के अलग अलग पक्षी पाए जाते हैं। और मछलियों की 2546 भैया, 2500 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। और हम गिनी चुनी 1-2 को ही जानते हैं, 2-4 को जानते हैं। और पाई कितने जाती हैं? पाई जाती हैं 2546। क्लियर?
अब देखो आपको बहुत ही बेहतरीन चीज सिखाते हैं, फिर से मैप बना लो। हाँ जी, मैप तो बनाना पड़ेगा, मैप तो बनाना पड़ेगा, बना लो जल्दी से भारत का नक्शा, बिल्कुल देर नहीं लगनी बनाने में, जल्दी से। देखो शुरुआत हमेशा कहां से करनी है, शुरुआत करनी है यहां से, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र से। देखो भाई मेरे साथ साथ बनाते जाओ आप सभी, तो हिमालय के क्षेत्र से हमेशा शुरुआत करनी है भारत के नक्शे को बनाने की। ठीक, यहां से आए, यहां से थोड़ा सा फिर ऊपर गए, फिर नीचे आ गए। क्लियर, यहाँ का क्षेत्र थोड़ा चौड़ा होगा, फिर यहाँ से असम हिमालय से हम थोड़ा सा नीचे की तरफ मुड़ जाएंगे और फिर से यहाँ से हम ऊपर की तरफ मुड़ जाएंगे। ठीक, इतनी कहानी हो गई, इतना बन गया हमारा। क्लियर, यहाँ तक बना लेना है। फिर से हिमालय से जहाँ से शुरू किया था वहीं से फिर से पकड़ना है और यहाँ पे हम राजस्थान आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे हम गुजरात। ठीक, और फिर हम साउथ की तरफ आगे बढ़ेंगे और फिर से हम ऊपर की तरफ जाएंगे और वहां पे इस नक्शे को मिलाएंगे जहां पर हमने पश्चिम में से छोड़ा था। बन गया, बहुत आसान है। पहले ऊपर का पार्ट यहां से यहां तक का बना लेना है, फिर यहां से यहां आगे पूरा एक साथ जोड़ देना है। अब इस मैप में मैं आपको क्या बताने वाली हूं, कहां कहां भारत में कौन सा नेशनल पार्क है, वन्य प्राणी अभ्यारण्य है या पक्षी अभयारण्य है। तो सबसे पहले वन्य प्राणी अभय वन की हम चर्चा कर लेते हैं। मैप में ध्यान से देखना है आपको। वन्य प्राणी अभय वन, लाल रंग का गोला ढूंढो भैया, इस तरीके का वन्य प्राणी अभय वन ये है वन्य प्राणी अभय वन। ढूंढो अब कहां कहां मिलेंगे आपको, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। लाल रंग का गोला इस तरीके का, सबसे ऊपर से हम चलेंगे। ठीक है, सबसे ऊपर से चलेंगे तो देखेगा क्या, सरिस्का। सरिस्का कहाँ है, कमेंट करके बताओ। राजस्थान में है। फिर है यहाँ पर चंद्रप्रभा, फिर क्या है, फिर है कवाल और पोचरेम, फिर है अट्टुनगरम, फिर क्या है मुडुमलाई। क्लियर, इतने दिखाई दे रहे हैं। फिर हम आएंगे पक्षी अभय वन की तरफ। पक्षी अभय वन में आपको क्या खोजना है, आपको खोजना है ब्लू कलर का स्टार। पक्षी अभय वन, पक्षी अभय वन, इसमें आप बनाएंगे स्टार। ठीक, आपको स्काई ब्लू स्टार देखना है। देखो भैया कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, देखो मिलेगा भाई, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। ऊपर से आओ, मिला क्या, नहीं मिला। एक मिला है रंगाडिटू और एक मिला है वेदांतंगल। ठीक, अब हम चलेंगे कहाँ, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क को पर्पल ट्रायंगल से दिखाया गया है। नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो इस तरीके का पर्पल कलर का आपको ट्रायंगल खोजना है। चलो आ जाओ, खोजते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रायंगल तो बहुत सारे दिख रहे हैं। दचीगाम कहाँ मिलेगा, दचीगाम जम्मू कश्मीर। राजाजी उत्तराखंड में मिलेगा। राजाजी कहाँ मिलेगा, उत्तराखंड में मिलेगा। कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, उत्तराखंड। दुधवा यूपी, उत्तर प्रदेश। केवलादेव और घाना, राजस्थान। रणथंभौर, राजस्थान। शिवपुरी, शिवपुरी में है माधव नेशनल पार्क, कहां मिलेगा, मध्य प्रदेश। कान्हा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश, मंडला। ताड़ोबा महाराष्ट्र में, गिर गुजरात में। संजय गांधी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आएंगे राजगीर, बिहार में देखने को मिलेगा। सिंपलीपाल उड़ीसा में देखने को मिलेगा। मानस असम में, काजीरंगा असम में और ग्विंडी साउथ में देखने को मिलेगा। ये क्या हो गए आपके, ये सारे हो गए आपके नेशनल पार्क।
सबके नाम आपको याद होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। ऑलराइट, क्लियर? यहां तक की कहानी क्लियर? तो हमने वन्य प्राणी अभय वन को जाना, पक्षी अभय वन और राष्ट्रीय उद्यानों को जाना। ठीक है, लोकेशन आपको कैसे याद होगी भाई? लोकेशन कैसे याद होगी? आप बोलोगे मैम आपने तो 2 मिनट में बता दिए, लेकिन हम कैसे याद रखें? कोई फॉर्मूला है? ये है फॉर्मूला, प्रैक्टिस, बार बार अभ्यास। बार बार अभ्यास से आपसे सब कुछ बनेगा, प्रैक्टिस मस्ट है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। भारत में वन्य जीवों के वितरण की बात करते हैं। चलिए, तो स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हाथी हमें कहां देखने को मिलेंगे? असम में, कर्नाटक में और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। फिर एक सींग वाले गैंडे कहां मिलेंगे? एक सींग वाले गैंडे तथा और भी जानवर हैं जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में मिलेंगे। एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा में मिलेगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। कच्छ के रण और थार मरुस्थल, यह है आपका कच्छ का रण, यह है आपका थार का मरुस्थल। क्या मिलेंगे यहां पर? जंगली गधे मिलेंगे और ऊंट मिलेंगे। ऊंट कहां रहता है? रेगिस्तान में ही रहता है। ठीक है, और भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंगा, छोटा मृग तथा विभिन्न प्रजातियों के हिरण भी भारत में पाए जाते हैं। यहाँ पर बंदरों की भी बहुत सारी प्रजातियां हैं, काफी सारे प्रकार के बंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। भारत विश्व का ऐसा अकेला देश है, ध्यान से सुनना, भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। जी हां, दुनिया में भारत के अलावा और ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर शेर भी पाया जाए और बाघ भी पाया जाए। भारत पूरे विश्व में एकमात्र अकेला देश है जहां पर बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। और भारतीय शेरों का प्राकृतिक स्थल गुजरात में गिर जंगल है। भारतीय शेर कहां मिलेंगे आपको? गुजरात में जो गिर वन है, गिर जंगल है, वहां पर देखने को मिलेंगे। बाघ कहां मिलेंगे आपको सबसे ज्यादा? मध्य प्रदेश में मिलेंगे सबसे ज्यादा। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि पूरे भारत में बाघों की संख्या कितनी है, और जिसमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। तो मध्य प्रदेश में, साथ साथ ये बताना है कि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है। बाघ मध्य प्रदेश, झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन, हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऑलराइट, क्लियर? अब देखो, बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ यानी कि लियोपर्ड भी शामिल होता है और यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं। तिब्बतीय बारहसिंगा, नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियोंग भी भारत में पाए जाते हैं। कहीं कहीं पर लाल पांडा भी आपको देखने को मिल जाएगा। नदियों, झीलों, समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल भी पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा जीव है जो सिर्फ भारत में पाया जाता है। एक मुहावरा है ना, घड़ियाली आंसू, तो जो घड़ियाल है ना, मगरमच्छ प्रजाति का, सिर्फ भारत में पाया जाता है और घड़ियाल कहीं देखने को नहीं मिलेगा। भारत में बहुत सारे रंग बिरंगे पक्षी भी पाए जाते हैं, जैसे मोर, बतख, तोता, मैना, सारस और कबूतर। ये सब भी हमें देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, क्लियर? तो ये हुआ भैया वितरण की कहां कहां पर कौन कौन से वन्य प्राणी पाए जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे वन्य प्राणियों के संकट के बारे में, कि किस तरीके से वन्य प्राणियों को संकट है। आप क्या कहते हो? भाई हमें तो जानवरों से बहुत डर लगता है, ठीक है, लेकिन जानवरों की जो संख्या दिन ब दिन कम हो रही है वो आपके और हमारे वजह से ही कम हो रही है, यानी कि मनुष्यों की वजह से हो रही है। मनुष्य से खतरनाक प्राणी इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। तो मनुष्यों द्वारा, ध्यान से सुनना, वन्य प्राणी को संकट कैसे पैदा हो रहा है। मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक प्रयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में आ चुकी हैं तथा 20 प्रजातियों का विनाश हो चुका है। 20 प्रजातियां ऐसी हैं जो पूरे तरीके से खत्म हो चुकी हैं। डायनासोर का नाम सुना है ना, बस नाम ही सुना है, कभी सामने से देखा नहीं, देखा ना। काफी सालों पहले, हजारों, कई हजारों वर्षों पहले विलुप्त हो चुका है।
ठीक है। तो ऐसे ही कई सारे वन्य प्राणी हैं जो आज खतरे की स्थिति में है, संकट की स्थिति में है। क्यों? मनुष्य ने पौधों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया, वृक्षों को काटा, जंगलों को काटा। ये प्राणी कहाँ रहते हैं, जानवर कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते। जब उनका आवास ही छीन लोगे आप तो वो कहाँ जाएंगे, कहाँ सरवाइव कर पाएंगे? वो संकट में आ जाएंगे। वन्य प्राणियों का अपने शौक के लिए, अपनी जरूरतों के लिए शिकार भी किया तो दिक्कत तो होगी ना, ठीक है। इनकी संख्या तो कम होगी ही। अब इनका बचाव कैसे किया जा सकता है? वन्य प्राणियों के बचाव के भी कुछ उपाय यहां पर मैं बताऊंगी आपको। यहां से सीधा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो देखें, अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। यानी कि पौधों और जानवरों की सुरक्षा सरकार ने कैसे करी है उसकी अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो देश के 18 जीव मंडल निचय स्थापित किए गए हैं। जीव मंडल निचय का मतलब क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व। तो देश में 18 जीव मंडल निचय स्थापित किए गए हैं। इनमें से 10 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, ग्रेट निकोबार, मानस, सिंपलीपाल, पचमढ़ी और अचानक मार अमरकंटक में स्थित है, ठीक है। तो सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में नंदा देवी, उत्तराखंड मन्नार की खाड़ी, नीचे मिलेगी आपको तमिलनाडु केरल में नीलगिरी भी वहीं पर मिलेगी। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह जो अंडमान और निकोबार का एरिया है उसमें, ग्रेट निकोबार के एरिया में। मानस असम, सिंपलीपाल उड़ीसा, पचमढ़ी और अचानक मार अमरकंटक मध्य प्रदेश में मिलेंगे। और सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की भी योजना बनाई जा रही है। यानी कि जो बड़े बड़े पेड़ पौधों के उद्यान हैं उनको फाइनेंशियली और टेक्निकल हेल्प देने की कोशिश भी सरकार की तरफ से करी जा रही है। कुछ प्रोजेक्ट यानी कि परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई परियोजनाएं भी बनाई जा रही हैं। इसी में हम बाघ परियोजना को भी जोड़ लेंगे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या जिसे हम टाइगर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से भी जानते हैं, जो कब चालू हुआ था? 1973 में चालू हुआ था। लगभग 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभयवन और बहुत सारे चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप तथा जीव संपत्ति की रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं। तो किस तरीके से हमारे देश की सरकार पौधों और जानवरों के संरक्षण एवं सुरक्षा का काम कर रही है उसके कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं। ऑलराइट, क्लियर कहानी? चलिए, इसी के साथ आज का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन खत्म होता है। उम्मीद है सारी बातें, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कहीं भी कोई भी डाउट है, अगर अब भी रिवीजन के बाद भी अगर डाउट है तो कमेंट करके बताना है। बाकी ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ कंप्लीट हो गया। रिवीजन भी करा दिया, रिवीजन के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मैंने बता दिए। ऑलराइट, चलिए तो चलते हैं और मिलते हैं जल्दी ही अगले सेशन में। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। सीबीएसई के साथ साथ दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।